Hello everyone, a warm welcome to all of you to India's largest online learning platform Unacademy। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म Unacademy पर। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम विद Unacademy। ये है मेरा छोटा सा परिचय। मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत और मैं पिछले 5 साल से एसएससी और आरपीएससी के एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। 2015 से इसी क्षेत्र में सक्रिय भी हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके आरपीएससी से रिलेटेड जितने भी साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक मैं लेकर जाऊँ। उसके बाद क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहली बात, आप अनअकैडमी पर रजिस्टर कैसे करें, हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी। अनअकैडमी पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना होगा आपके प्ले स्टोर में जाने के बाद टाइप करना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप और आपको इस तरीके का एक हमारा ऐप दिखाई देने वाला है, उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन की जो भी फर्दर प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आप हमारे आरपीएससी के कोर्स से जुड़ सकते हैं। आरपीएससी के कोर्स को चयन करने के बाद आप अनअकैडमी पे ये फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर पहली जो फैसिलिटी है वो आपको अनअकैडमी दे रही है कि यहाँ पर जितनी भी क्लासेस रहेंगी वो यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। लाइव क्लासेस का क्या फायदा है, लाइव क्लासेस में आप आपके एजुकेटर के साथ सीधी चैट कर सकते हैं, सीधी बात कर सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक में आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप आपके डाउट और आपकी बात इजीली एजुकेटर तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात आती है, यहाँ पर जो भी कोर्स है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा आपको, पूरी प्लानिंग के साथ, प्री प्लानिंग के साथ पूरा कोर्स आपका करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है रेंडमली कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाए, पूरी प्लानिंग के साथ सिलेबस के हर पहलू के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो आती है बात कि आप आपके एग्जाम में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कितनी तैयारी आपकी बाकी है और कैसे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाए मिनिमम टाइम में। ठीक है, कि मतलब आपकी एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है। इसके लिए अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की सुविधा। यहाँ पर वीकली लाइव टेस्ट और क्विजेस की सुविधा आपको यहाँ पर दी जा रही है। इसका ये फायदा होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि आप मेन जो एग्जाम है, आपका फाइनल जो एग्जाम है, उसमें जितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए उतने आप एक्यूरेट हैं, उतने फास्ट आप हैं या नहीं। बात करते हैं, अगर आप मान लीजिए कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल एट दैट टाइम पर आप कोई भी लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं या किसी वजह से आपकी कोई भी लाइव क्लास छूट गई है, तो उस दौरान अनअकैडमी प्रोवाइड करती है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। इसके थ्रू आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम आप वीडियोस देख सकते हैं। आप जहां चाहे वहां पर, जहां आप कंफर्टेबल हो, घर में, घर से बाहर, इनफैक्ट आप ट्रेवल करते टाइम पे वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर के मामले में अनअकैडमी जितने भी ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनमें सबसे बेस्ट है। मतलब बहुत ही कम फीस में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। 1 साल का आरपीएससी का कोर्स आपको सिर्फ 7,000 रुपए में यहाँ पर देखने को मिलेगा और चॉइस मतलब 2 साल का जो कोर्स है वो 8,400 में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे नाम का एक छोटा सा कोड है दिलीप 10 नाम का कोड अप्लाई करते हैं तो ये जो कोड है दिलीप 10, इस कोड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो 7,000 का जो कोर्स है वो 7,000 का कोर्स आफ्टर 10% डिस्काउंट आपको 6300 रुपए, 6,300 रुपए में देखने को मिलेगा और 8,400 का जो कोर्स है वो आपको 7,560 रुपए में मिल जाएगा। अगर बात की जाए इंस्टॉलमेंट की, अगर कोई भी बच्चा ये अमाउंट देने में कैपेबल नहीं है एक साथ, तो आप यहाँ पर आप मंथली क्या करवा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं। आपका जो 1 साल का कोर्स है उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी 525 रुपए और जो 2 साल का कोर्स है उसकी आएगी 315 रुपए। क्लियर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस कि 2 साल का कोर्स आप प्रीफर करें। 2 साल के कोर्स में फायदा आपको ये रहेगा कि 7,000 रुपए का 1 साल का कोर्स, अगर उसमें आप 1 महीने की राशि और जोड़ते हैं तो इतने से पैसों में आपको 2 साल का कोर्स मिल रहा है। 2 साल में आप मैक्सिमम तैयारी कर पाएंगे। अगर आपका एग्जाम डिले हो गया, रेगुलर आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, तो ये आपको फायदा देगी। अब करते हैं हम हमारे टॉपिक की बात। ठीक है, लास्ट टाइम पे हमने जो टॉपिक पढ़ा था, जो सेल हम कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, सेल को आप आज कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं। जितने भी टॉपिक मैंने पीछे पढ़ाए हैं आपको, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर में
कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं उनकी हम बात करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्लाइड के सामने है, पॉलीसोम्स आर, पॉलीसोम क्या होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको राइबोसोम के टॉपिक में पढ़ाया था। अगर आपने राइबोसोम मेरे पिछले वीडियो के अंदर प्रॉपरली देखा है तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। इनफैक्ट आने वाले जितने भी सवाल मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है, वो सवाल आप बिल्कुल इजीली कर लेंगे, पूरे पूरे सही जवाब देंगे। तो आपको इसका जवाब जो है कमेंट में लिखना है, पॉलीसोम आर, पॉलीसोम क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज कि पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम, दो नाम है इसके। ठीक है, ये एग्जाम में पॉलीसोम के नाम से ही पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पर अगर पॉली राइबोसोम लिख देते तो बच्चों को बहुत ज्यादा इजी हो जाता जवाब देना। लेकिन इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि पॉली राइबोसोम जो है इसका दूसरा नाम है। अब अगर आप जवाब दे तो मैं आपको समझा देता हूँ जो चारों आपके ऑप्शन है। मल्टीपल यूनिट ऑफ राइबोसोम, मतलब राइबोसोम की मल्टीपल यूनिट, बहुत सारे राइबोसोम, पहला कहने का मतलब। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अटैचमेंट ऑफ मैनी राइबोसोम टू ए कॉमन एमआरएनए, एक कॉमन एमआरएनए है और उसपे बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि अटैचमेंट ऑफ मैनी एमआरएनए टू ए कॉमन राइबोसोम, यहाँ बोला कि एक राइबोसोम है, एक राइबोसोम पे बहुत सारे क्या जुड़े हुए हैं, एमआरएनए की यूनिट जुड़ी हुई है। ठीक है, और चौथा जो आंसर है, चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है लाइसोसोमल एग्रीगेशन, मतलब लाइसोसोम का एकत्रीकरण, बहुत सारे लाइसोसोम हैं, एक झुंड में पाए जा रहे हैं, बहुत ग्रुप में मिल रहे हैं। तो कौन सा जवाब आपके हिसाब से सही है, तो मैं आपको जवाब बता देता हूँ। बहुत सारे लोग पहला जवाब देंगे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन पहला जवाब गलत है। दूसरा जवाब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अटैचमेंट ऑफ मैनी राइबोसोम टू एक कॉमन एमआरएनए, ठीक है, कि एक एमआरएनए है और वहां पर क्या है, बहुत सारे राइबोसोम यहाँ पर जुड़ रहे हैं। इसी को क्या कहते हो आप, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, एक एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, एग्जाम में पूछा गया सवाल। उसके बाद बात करते हैं राइबोसोम आर प्रेजेंट इन, राइबोसोम कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, राइबोसोम कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, पहला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है ओनली यूकैरियोट्स, केवल यूकैरियोट्स में। दूसरा है आपके यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में। तीसरा है सिर्फ प्रोकैरियोट में। और चौथा है प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और वायरस में। मैंने आपको जब राइबोसोम पढ़ाए थे तो राइबोसोम के लिए मैंने कहा था कि दो टाइप के राइबोसोम यहाँ पर होते हैं। एक मैंने बोला था 70S टाइप और दूसरा बोला था मैंने 80S टाइप। 70S टाइप जो मैंने कहा था, 70S टाइप मिलता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और जो 80S टाइप मैंने कहा था ये कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, तो अब आप जवाब दे सकते हैं कि राइबोसोम कहाँ पर होता है, केवल यूकैरियोटिक में नहीं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिका में। ठीक है, केवल प्रोकैरियोटिक में नहीं, और वायरस में तो वैसे ही राइबोसोम नहीं मिलता। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा जवाब गलत हो गया। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा जवाब गलत हो गया, दूसरा जवाब यहाँ पर सही जाएगा। तो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में आपको ये देखने को मिलेगा। अब अगर बात की जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अगर सत्य कथन की अगर बात की जाए, आपको सही स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। पहला, राइबोसोम आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज, मतलब एक राइबोसोम है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, मतलब ये एक ऐसा कोशिकांग है जो खुद की स्व प्रतिकृति बना सकता है। स्व प्रतिकृति का मतलब यहाँ से है अपनी संख्या में वृद्धि, अपने संख्या में वृद्धि का मतलब अपने जैसी कॉपीज बनाना। ये एक राइबोसोम है, खुद के जैसी दूसरी कॉपी बना लिया, खुद की जैसी तीसरी कॉपी बना लिया। इसी को आप कहते हो क्या, सेल्फ रिप्लिकेटिंग या स्व गुणन, खुद से ही अपना गुणन कर ले, संख्या में वृद्धि कर ले। तो भाई साहब पहला क्या हो गया, ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन अगर बात की जाए, राइबोसोम आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, जो राइबोसोम है उसके ऊपर दोहरी झिल्ली मिलती है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है राइबोसोम कंपोनेंट आर कोडेड बाय डीएनए, राइबोसोम के जो कंपोनेंट है, जो घटक है, वो किसके द्वारा कोडित हैं, डीएनए के द्वारा कोडित है।
और चौथा आता है राइबोसोमल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, कि जो राइबोसोम है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन उसको मैं गलत साबित कर देता हूँ। मान लीजिए सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस कौन होते हैं, मैंने आपको जब माइटोकॉन्ड्रिया जब समझाया था उस दौरान मैंने आपको कहा था कि ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेली, ऐसा कोई भी कोशिकांग या ऐसा कोई भी जीव जिसमें खुद का अपना डीएनए मिलता है, क्योंकि डीएनए काम करता है रेप्लिकेटिंग का। रेप्लिकेशन जो है, गुणन जो है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है डीएनए के द्वारा। जिस भी जीव में अगर डीएनए नहीं है तो वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, अगर डीएनए उपस्थित है तो वो रेप्लिकेशन कर सकता है। मैंने राइबोसोम के लिए कहा कि राइबोसोम में कोई भी डीएनए नहीं मिलता, इसीलिए वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होता। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए होता है, खुद का अपना सर्कुलर डीएनए, वर्ताकार डीएनए होता है, इसीलिए वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपने गुणन कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, राइबोसोम आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। राइबोसोम के बारे में मैंने चीख चीख के आपको बोला है शुरुआत में कि राइबोसोम के ऊपर कोई भी झिल्ली अनुपस्थित होती है, मतलब कोई भी झिल्ली उपस्थित नहीं होती। ठीक है, वो नेकेड होता है, नग्न होता है। मैंने बोला था छोटा, लाडला और नंगा, पहले वीडियो के अंदर समझाया था आपको कि यहाँ पर दो टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनके ऊपर कोई भी झिल्ली आपको देखने को नहीं मिलती। पहला तारक काय और दूसरा राइबोसोम। तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत साबित हो गया। तीसरा है राइबोसोमल कंपोनेंट आर कोडेड बाय डीएनए। ये आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम के जो कंपोनेंट है, मतलब राइबोसोम किसका बना है, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया है। राइबोसोम बना होता है आपके एक तो एमआरएनए से और दूसरा प्लस प्रोटीन से। एमआरएनए और प्रोटीन दोनों डीएनए से कोडित नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर जवाब तीसरा भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों गलत है। चौथा सवाल, राइबोसोम आर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन। जब मैं राइबोसोम पढ़ा रहा था तो उस दौरान मैंने डायरेक्ट लिखा था आरएनपी राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन होती हैं, इनका दूसरा नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाती हैं जो राइबोसोम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल का जो जवाब है वो लास्ट जाएगा फोर्थ। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है, द लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम। 70s प्रकार के राइबोसोम की सबसे बड़ी और छोटी यूनिट के बारे में बताइए। मैंने कहा यहाँ पर राइबोसोम, राइबोसोम दो प्रकार के, 70s और दूसरा 80s। जब मैंने कहा ये बड़ी सब यूनिट होती है, ये छोटी सब यूनिट होती है, ये बड़ी यूनिट होती है, ये छोटी सब यूनिट होती है। मैंने कहा 70s राइबोसोम की जो छोटी यूनिट होती है ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। याद कीजिए 50s प्लस 30s, याद कीजिए 60s प्लस 40s, ये छोटी ये बड़ी और ये छोटी ये बड़ी। तो आप जवाब अब दे सकते हैं। ठीक है, इनमें से नीचे वाले तीन ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, गलत हैं तीनों के तीनों। चौथा ऑप्शन यहाँ पर, ये तो बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है, तो ये जो बड़ी वाली यूनिट है वो 50s है और ये 30s वाली कौन सी है, छोटी यूनिट है। तो जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया एराइज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया रेप्लिकेशन के बारे में कि माइट्रोकॉन्ड्रिया उत्पन्न होते हैं बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिटिंग माइट्रोकॉन्ड्रिया, पूर्ववर्ती माइट्रोकॉन्ड्रिया की वृद्धि और विभाजन से। ठीक है, मतलब जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, पहले जो माइट्रोकॉन्ड्रिया था उसी से बन रहा है, उसी की ग्रोथ या डिवीजन विभाजन के थ्रू बनता है। दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम नॉन माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब कोई भी ऐसी माइट्रोकॉन्ड्रियल गैर माइट्रोकॉन्ड्रियल झिल्ली से। तीसरा है फ्रॉम प्रीकर्सर ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म के पूर्वज से। ठीक है, और चौथा नन ऑफ एबोव। तो यहाँ पर जवाब क्या जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो मैंने कहा था माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, खुद का अपना डीएनए होता है। मैंने सेल थ्योरी में बताया था आपको कि एक सेल जो है नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से जन्म लेती है, मतलब न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स। उसी हिसाब से आपका जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है कि न्यू माइट्रोकॉन्ड्रिया एराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग माइट्रोकॉन्ड्रिया,
मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया पहले से विद्यमान है उसी से नया माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। तो अब आपको पता चल गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिटिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ये रेप्लिकेशन कहलाएगा। इसी को कहते हैं गुणन, क्योंकि इनमें खुद का क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। खुद के डीएनए के कारण ये क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है इन विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी इज जनरेटेड। माइटोकॉन्ड्रिया की कौन से भाग में एटीपी बनता है। बहुत डिटेल के अंदर मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, याद कीजिए मैंने कहा था आपसे कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। बाहरी झिल्ली, क्योंकि इसके ऊपर दो झिल्लियां मिलती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, ध्यान से सुनना। अंदर वाली झिल्ली बड़ी होती है, मैंने एग्जांपल दिया था टी शर्ट और बनियान का, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। मैंने कहा अंदर की तरफ बड़ी झिल्ली होती है, इसीलिए अंदर की तरफ क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। ठीक है, काफी बड़ी होती है इसीलिए फोल्ड हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से, ये है बाई मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिज, मतलब दोहरी झिल्ली से ढका हुआ कोशिकांग। अब जो बाहरी झिल्ली है उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन आंतरिक झिल्ली पर मैंने कहा था कि आंतरिक झिल्ली पर क्या मिलता है आपको, आंतरिक झिल्ली पर मिलता है क्रिस्टी। ठीक है, जहां पर ये अंदर फोल्डिंग्स मिल रही हैं, इन फोल्डिंग्स को, ये जो वलन आपको मिल रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको क्रिस्टी कहा जाता है गाइस। ये वाली जो है फोल्डिंग्स ये कहलाती है क्रिस्टी। ठीक है, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं क्रिस्टी, व्हाट इज क्रिस्टी, क्या फिर भी बता रहा हूं कि जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो चुकी है, इसी को आप कहेंगे क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर मैंने बोला था कुछ पार्टिकल्स होते हैं, याद कीजिए क्रिस्टी के ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ इस तरीके का एक पार्टिकल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डायग्राम। इस तरीके का एक डायग्राम होता है, इसी डायग्राम को कहा जाता है ऑक्सीजोम। जो आपको ऑक्सीजोम दिख रहा है नीचे, डी ऑक्सीजोम, या इसको कहते हैं मोरोन पार्टिकल। क्योंकि इनकी खोज मोरोन नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मोरोन पार्टिकल कहा जाता है। और जो ये ऑक्सीजोम्स हैं, ये ऑक्सीजोम कहाँ पर होते हैं, ये क्रिस्टी के अंदर होते हैं भाई। यहाँ पर जो क्रिस्टी है, और क्रिस्टी कहाँ पर होती है, क्रिस्टी क्या चीज है, क्रिस्टी है जो इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो चुकी है, वलित हो चुकी है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि ये जो ऑक्सीजोम है, इस ऑक्सीजोम के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम होता है एटीपेज। याद कीजिए मैंने क्या कहा था, यहाँ पर क्या, कौन सा एंजाइम होता है, एटीपेज एंजाइम, एटीपी सिंथेटेज, बहुत बार बताया था मैंने आपको। यही प्रोडक्शन करता है किसका, एटीपी का। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मुद्रा। ठीक है, यही होती है एटीपी। तो एटीपी का निर्माण ओवरऑल कहां पर हुआ, ठीक है, तो हमने बोला इन विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी इज जनरेटेड। तो आप बोलोगे सर एटीपी जनरेट होता है आंतरिक झिल्ली में उपस्थित क्रिस्टी, आंतरिक झिल्ली में उपस्थित क्रिस्टी के अंदर क्या है, ऑक्सीजोम है, और ऑक्सीजोम के अंदर क्या होता है, आपका एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, चौथा आंसर बहुत सारे लोग जवाब देकर आते हैं क्रिस्टी के अंदर होता है, भाई क्रिस्टी के ऊपर होते हैं ऑक्सीजोम्स, और ऑक्सीजोम्स सही जवाब है। ठीक है, तो क्रिस्टी की सतह के ऊपर ऑक्सीजोम लगे हुए हैं, और ऑक्सीजोम के हेड के अंदर एक एंजाइम होता है एटीपेज एंजाइम, और इसी एटीपेज एंजाइम की वजह से क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो छठे का आंसर जाएगा आपका फोर्थ। उसके बाद अगर बात की जाए सवाल नंबर 7 की, तो स्लाइड पे देख सकते हैं आप, इन विच फॉलोइंग ऑफ द पार्ट ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज लोकेटेड। माइट्रोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, नोट्स में एज इट इज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहाँ पर होता है। आउटर मेम्ब्रेन में कोई भी एंजाइम आपको नहीं देखने को मिलेगा इस टाइप का, इनर मेम्ब्रेन के अंदर पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस में या मैट्रिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब जाता है मैट्रिक्स। क्लियर है, क्यों मैट्रिक्स क्यों कहा,
मैंने कहा ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स, जो अंदर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है मैट्रिक्स। मैंने कहा था यहाँ पर क्रिस्टी के ऊपर क्या मिलती है आपको, ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम में होता है आपका क्या, दो टाइप की रिएक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक तो होती है ETS और दूसरा होता है क्रैब साइकिल। ठीक है, क्रैब साइकिल ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन वगैरह की जो प्रोसेस आपको समझाऊंगा, श्वसन या आपका प्रकाश संश्लेषण में आपको समझाऊंगा, उस दौरान ये डिटेल में स्टडी करेंगे एटीएस के बारे में। तो जो एटीएस है वो कहाँ पर होता है, वो होता है ऑक्सीजोम्स के अंदर। और जो क्रैब साइकिल है वो क्रैब साइकिल होता है मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स के अंदर ही पाया जाता है आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। पिछला वीडियोस रिवाइज करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। माइट्रोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के वलन क्या कहलाते हैं, अभी चीख चीख के मैंने आपको बताया कि ये मान लीजिए आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया, बाहरी झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली, वलन, फोल्डिंग्स बन रहे हैं, और यही फोल्डिंग्स वलन क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी। तो आपको जवाब मिल गया होगा, बहुत ही सरल जवाब है इसका, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में सीधा सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिस्टी होगी आपकी क्या, जो वलन है या फोल्डिंग्स है। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट सवाल की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। निम्न में से कौन सा कार्य लाइसोसोम का है। लाइसोसोम के काम हमने आपको डिटेल में समझाए हैं। पहला है ऑटोफेजी, ऑटोफेजी मतलब आत्मभोजी, ऑटोलाइसिस आत्मघाती, डाइजेशन पाचन, ऑल ऑफ दीज मतलब चारों के तीनों आंसर है। ठीक है, तो ऑटोफेजी, ऑटोलाइसिस और डाइजेशन तीनों काम करने का यहाँ पर जिम्मा उठा रखा है आपके लाइसोसोम ने। कोशिका के अंदर लाइसोसोम, और लाइसोसोम में भरे हुए हैं कुछ पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। किसी भी कोशिका का क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, उस अभी जो सेल है उसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ऑटोफेगी का मतलब है वो खुद की सेल का पाचन कर सकता है। ठीक है, ऑटोलाइसिस का मतलब है खुद की सेल का क्या कर देता है, खुद की सेल को डैमेज कर सकता है। और अगर बात की जाए डाइजेशन की, तो डाइजेशन में भी ये जो पुरानी कोशिकाएं हैं, जो बूढ़ी कोशिकाएं हैं, जो मर चुकी हैं, उन कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि वो सेल्स हैं, सेल के ऊपर एंजाइम डाल देगा और पुरानी या मृत कोशिकाओं को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो यहाँ पर तीनों जवाब क्या होंगे, लाइसोसोम के लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट वुड हैपन इफ लाइसोसोम गेट रप्चर्ड इन द सेल इन विच दे आर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन दिख रहा है ऑटोलाइसिस, इस प्रोसेस को हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। जो 10वें का सवाल है वो 9वें का जवाब है। क्लियर है, मैं क्या कह रहा हूं कि जो 10वें में जो सवाल पूछा गया है, ये देखिए जो 9वें का जो बी ऑप्शन है इसी का जवाब है। तो हम कहें कि व्हाट वुड हैपन, लाइसोसोम जिस कोशिका में उपस्थित है अगर उसी कोशिका में नष्ट हो जाए तो क्या होगा। अब मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। ये कोशिका है, ये केंद्रक है, और ये आपका क्या है, लाइसोसोम है। मैंने कहा लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाएगा, लाइसोसोम में पाया जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अगर यही रिलीज हो जाए, कौन सी कंडीशन में रिलीज होंगे, ये उस कंडीशन में होंगे जब लाइसोसोम फट जाएगा। और लाइसोसोम फटने के बाद ये एंजाइम यही कोशिका में क्या हो गए, रिलीज हो गए। अब यहाँ पर रिलीज होने के बाद ये जो एंजाइम है इस कोशिका का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, इस कोशिका को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, सेल विल स्वेल, कोशिका फूल जाती है, या सेल विल श्रिंक, कोशिका सिकुड़ जाती है, सेल विल डाई, या कोशिका मर जाती है। तो आपको सबको जवाब पता है कि ना तो फूलेगी और ना श्रिंक होगी, कोशिका क्या हो जाएगी, मर जाएगी। इसीलिए तो क्या कहा जाता है लाइसोसोम को, आत्मघाती थैलियां या सुसाइडल बैग्स कहा जाता है, कि ये फटने पे खुद की कोशिका को ही क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, द सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, या आत्मघाती थैलियां कोशिका की। ठीक है, तो लाइसोसोम के काम के बारे में आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट, ये जितनी भी स्लाइड पे आपको सवाल जो दिखे हैं उनके सबके जवाब यहाँ पर आपको
दिए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अभी तक के सवाल आपको कैसे लगे आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद बात की जाए, हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। हमने माइटोकॉन्ड्रिया लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड दोनों होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं बाई मेम्ब्रेनस। कैसे होते हैं, शुरुआत की क्लास से लेकर आज तक मैं लगातार आपको बोलता हुआ आ रहा हूं कि ये दोहरी झिल्ली से ढके हुए पाए जाते हैं। कैसी झिल्ली से? दोहरी झिल्ली से। और सेंट्रियोल और राइबोसोम किसी भी झिल्ली से ढके हुए नहीं पाए जाते। ठीक है, तो मैं क्या कहूं आपको? पहला, इट इज डिस्कवर्ड बाय हैकल। अगर खोज की बात की जाए तो हैकल ने इसकी खोज की थी। क्लियर है, हैकल द्वारा खोज की गई। दूसरा, प्लास्टिड इज बाई मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिज। ये जवाब यहाँ पर मैं आपको दे चुका कि जो ये हैं दो दोहरी झिल्ली से ढके हुए पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की खास बात यह है कि दोनों में बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम हैं, कुछ जो गुण हैं वो इनमें सेम है। उसके बाद बात की जाए, इट इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज। सवाल पूछा जाए कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लास्टिड एनिमल सेल में तो होता नहीं है। यहां पर आप नोट कर सकते हैं, इट इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। ठीक है, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाएगा। जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा, एब्सेंट होगा। ये मैं आपको डिफरेंस बता चुका जब मैंने पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में अंतर लिखवाए थे आपसे। ठीक है, तो इट इज अ लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज। ये कोशिका मतलब पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। उसके बाद अगर बात की जाए, प्लास्टिड हैज इट्स ओवन डीएनए एंड राइबोसोम, सो इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का अपना डीएनए मिलता था। ठीक है, मैंने कहा था वहां पर सर्कुलर डीएनए, वृत्ताकार डीएनए मिलता था। कैसा? वृत्ताकार, जो कि कहां पर दिखता है आपको? प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखता है। आपने अगर प्रॉपरली मेरे तीनों चारों वीडियोस प्रॉपर देखे हैं कोशिका के, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप डायरेक्टली यही वाला वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, तो प्लीज जाइए पहले वाला वीडियो देखिए। ठीक है, पहले वाला वीडियो देखने के बाद आपको ये प्रॉपरली पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरे सेल के पूरे वीडियोस देखे हैं और पूरे वीडियोस के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है, तो आपके रीड मतलब आरएस के एग्जाम से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर आरपीएससी के बड़े से बड़े एग्जाम तक एक भी क्वेश्चन सेल साइकिल और सेल बायोलॉजी से छूटेगा नहीं। क्लियर है, इनफैक्ट किसी भी टॉपिक से नहीं छूटेगा, क्योंकि पिछले 5 से 10 साल के पेपर्स में से मैंने क्वेश्चंस पूरे उठाए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से, और उनसे मैटर बनाया है प्रॉपर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप की आपकी जो पेपर का अभी इस टाइम पैटर्न चल रहा है। ये सब चीजों ने, इन सब चीजों का पूरा एनालिसिस करके मैंने मैटर तैयार किया है, जो आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज पे ट्रस्ट कीजिए और पूरे प्रॉपर वीडियो देखिए, लगातार उनको शेयर करते रहिए और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन का जो बेल बटन आता है उसको आप दबा दीजिए, ताकि आगे जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियोस आते हैं उन नेक्स्ट वीडियोस का जो नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपरली पहुंच जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिड के लिए। मैंने बोला कि इसके पास खुद का अपना डीएनए मिलता है, खुद का अपना राइबोसोम मिलता है। तो प्लास्टिड भी क्या कर सकता है? रेप्लिकेट हो सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है। मतलब मैंने अभी कहा था आपसे कि जिस भी कोशिकांग में क्या मिलता है, डीएनए मिलता है, वो 1 से 2 हो सकता है, अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है, और राइबोसोम मिलने के कारण खुद की प्रोटीन का निर्माण ये खुद कर लेता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजों में कोशिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ये खुद अपने आप से बहुत सारे काम कर सकता है। कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए थोड़ा बहुत ये कोशिका के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनोमस। अगर ये प्रॉपरली सेल के ऊपर डिपेंडेंट होता पूरा का पूरा, तो ये क्या होता? पूरा डिपेंडेंट। अगर ये आधा डिपेंडेंट है सेल के ऊपर और आधा काम खुद करता है, तो इसको हम बोलते हैं अर्ध स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त या सेमी ऑटोनोमस। और अगर ये पूरा काम खुद कर लेता है तो उसको क्या कहा जाता है?
सेमी ऑटोनोमस हटाकर सेमी हटा दो, फिर ऑटोनोमस रख दो, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म या फिर स्वायत्त कोशिकांग। तो ये स्वायत्त नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अर्ध स्वायत्त होते हैं। दूसरा, डीएनए ऑफ प्लास्टिड, डीएनए ऑफ प्लास्टिड इज सर्कुलर टाइप। मैं आपको बता चुका ऊपर वाले स्लाइड में, ऊपर वाले लाइन में, कि इनमें जो डीएनए मिलता है वो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलने वाले डीएनए की तरह होता है, सर्कुलर, वृत्ताकार। क्लियर है। उसके बाद ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए प्लास्टिड हैज एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन। कम से कम चौथी बार मैं ये बात आपको बता रहा हूं बार बार कि रेप्लिकेशन का मतलब होता है गुणन करना, मतलब अपनी संख्या में वृद्धि 1 से 2 होना। ठीक है, मान लीजिए पेन है, अगर इसमें खुद का अपना डीएनए होगा, इसको आप रख दीजिए तो एक पेन से दूसरा पेन आपको मिल जाएगा। इसी को आप कहते हो क्या, रेप्लिकेट होना, अपनी रेप्लिका बनाना, प्रतिकृति बनाना। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं, प्लास्टिड हैज 70s टाइप राइबोसोम। मैंने बार बार कहा है आपको, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये से सवाल बार बार पूछे गए एग्जाम में। मैंने कहा कि आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा प्लास्टिड जो है, इन तीनों में प्रोकैरियोटिक जैसा सामान मिलेगा। मतलब इनमें जो मिलने वाला डीएनए है वो डीएनए जो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता था वही डीएनए मिलेगा, मतलब सर्कुलर। और जो राइबोसोम वहां पर मिलता था वही राइबोसोम इन दोनों में भी मिलेगा। तो यहाँ पर जवाब आपका 70s टाइप राइबोसोम जाएगा कि प्लास्टिड के अंदर कौन से टाइप का राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा, 70s टाइप के राइबोसोम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो आता है, शिम्फर कैटेगराइज प्लास्टिड इन 3 पार्ट्स। मतलब जो शिम्फर था, एक शिम्फर नाम का साइंटिस्ट था, शिम्फर, इसने प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये पार्ट पढ़ने से पहले आपको 3 शब्दों के बारे में जानना होगा जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपकी साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, डायरेक्टली रटना नहीं पड़ेगा आपको। आपको अगर कहीं भी ल्यूको शब्द देखने को मिलता है, ल्यूको शब्द, ल्यूको, इसका मतलब होता है व्हाइट या सफेद। ठीक है, मैंने कहा आपको अगर ल्यूको शब्द देखने को मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है, सफेद है, सफेद की बात हो रही है। अगर आपको क्रोमो शब्द देखने को मिल रहा है तो क्रोमो का मतलब होता है रंग। ठीक है, क्लियर है। क्रोमो का मतलब क्या होता है, रंग या कलर। और अगर आपको देखने को मिल रहा है क्लोरो, तो क्लोरो का मतलब होता है हरा रंग या ग्रीन कलर। ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट आपको याद रखने हैं। अब इनका क्या एप्लीकेशन है, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, वो हम अभी पता लगाते हैं। तो हमने कहा कि जो आपका प्लास्टिड है, प्लास्टिड को आप 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो। पहला पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा देखने को मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा देखने को मिल रहा है ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर है। अब मैं आपको एक वर्ड और बताता हूं, मैंने लिखा प्लास्ट। प्लास्ट का मतलब होता है धारण करना। धारण करना मतलब रखना, अपने पास धारण करना। मान लीजिए मैंने कोई माला धारण की है, ठीक है, रुद्राक्ष धारण किया है, उसका मतलब है मेरे पास रुद्राक्ष है, मैंने रखा है। क्लियर है। तो अगर मैं इन सवालों को, जो मैंने अभी ये शब्द लिखे हैं, उनको एक साथ लिखता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा ल्यूको प्लस प्लास्ट। अब आपका जवाब क्या रहेगा, आपका जवाब रहेगा सर ल्यूको का मतलब होता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, सफेद, और प्लास्ट का मतलब होता है धारण करना, मतलब सफेद रंग धारण करना। आपको डायरेक्टली रटना नहीं है, समझो इस बात को। मैंने कहा सफेद रंग धारण करना, सफेद रंग मतलब कोई भी रंग नहीं है। क्लियर है। तो ऐसे प्लास्टिड, 3 टाइप के प्लास्टिड में कैटेगराइज किया गया, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। मैंने कहा ऐसे प्लास्टिड जिनमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता या फिर वो कोई भी रंग प्रदान नहीं करते, तो ऐसे प्लास्टिड को क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर है। मैंने कहा ल्यूकोप्लास्ट कोई भी कलर नहीं देंगे। दूसरा मैंने बोला क्रोमो,
क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब रंग और प्लास्ट मतलब धारण करना, मतलब रंग धारण करने वाले। तो ये आपके हो गए क्रोमो, बहुत सारे रंगीन कलर आपको देखने को मिलेंगे। कहां कहां पर ये रंग देखने को मिलते हैं ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तीसरा नाम अगर आप जोड़कर बनाते हैं क्लोरो प्लस प्लास्ट। क्लोरो का मतलब हरा रंग होता है और प्लास्ट का मतलब धारण, मतलब हरा रंग धारण करने वाला, जिसको आप क्या कहते हो, हरित लवक। जितने भी प्लांट के आपके हरे भरे जो पौधे दिखते हैं, आपको ग्रीन प्लांट्स दिखते हैं, पत्तियों का कलर जो भी आपको दिख रहा है हरा रंग, वो हरा रंग किस चीज के कारण है, वो है क्लोरोप्लास्ट के कारण। नेक्स्ट बात जो आती है अब आपकी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के थ्रू, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब यहाँ पर क्या निकलता है, मैंने आपको बता दिया, अवर्णी लवक, मतलब ऐसे लवक जो कोई भी रंग आपको प्रदान नहीं करते। इट इज कलरलेस, ठीक है, ये रंगहीन होते हैं। दूसरा, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो प्लास्टिड होता है, लवक होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता। भाई साहब, प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो इनमें सारे के सारे जो लवक हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। कौन से फोटोसिंथेसिस करते हैं उसकी डिस्कस हम अभी आगे करने वाले हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट आगे आपको अगर बताया जाए कि फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में इसकी कोई भी भूमिका नहीं होती है। इट इज प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड पार्ट्स, यह भूमिगत भागों में मिलता है। ल्यूकोप्लास्ट मेनली प्लांट के, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा भूमिगत ही मिलेगा, मेनली इट इज प्रेजेंट मेनली इन अंडरग्राउंड पार्ट्स। यह मुख्यतः रूप से, या आप कहेंगे मुख्यतः कहाँ मिलता है, भूमिगत भागों में मिलता है। और इसका मेन फंक्शन आपसे अगर पूछा जाए, बोले सर ये तो फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं है, तो फिर क्या काम करेगा, तो आपका जवाब रहना चाहिए सर ये जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, लेकिन ये खुद के अंदर क्या कर लेता है, भोजन का संचय कर लेता है। द फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। तो ये स्टोरेज यहाँ पर दिखाने का कार्य करता है। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या हुआ, संचयन, खाद्य पदार्थों का संचयन। उसके बाद बात आती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। हमने कहा कि स्टोरेज का तो काम कर रहा है, लेकिन स्टोरेज के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो स्टोरेज के आधार पर इसको बांटा गया है तीन भागों में। स्टोरेज के आधार पर भागों में कितने, तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। एमाइलो, यहाँ पर एमाइलो अगर आपको कहीं भी देखने को मिलता है। प्लास्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका कि प्लास्ट किसको कहते हैं। प्लास्ट तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया किसको कहते हैं, धारण करना, रखना, ठीक है, अपने पास रखना। मैं बोल रहा हूँ एमाइलो, एमाइलो वर्ड आपको कहीं और भी देखने को मिलेगा, ठीक है, आप नोट कर सकते हो। एमाइलो का मतलब होता है स्टार्च। जो आपका एमाइलो है, एमाइलो का मतलब यहाँ पर किस चीज से है, स्टार्च से है। एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं तो लिखिए, एमाइलेज नाम सुना होगा आपने, एक एंजाइम होता है जो किसका पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। तो देखिए, बात अगर एमाइलो की आती है तो वहां पर किसकी बात हो रही है, स्टार्च की बात हो रही है। तो बिना देखे आप समझ जाइए, कहीं भी अगर आपको एमाइलो देखने की, अगर आपको एमाइलो दिखता है उसका मतलब किसकी बात हो रही है, स्टार्च की बात हो रही है। तो मैंने बोला एमाइलो प्लस प्लास्ट, तो एमाइलो को धारण करने वाला, स्टार्च को धारण करने वाला, मतलब स्टार्च को संचित करने वाला, ठीक है, क्या कहलाएगा, एमाइलो प्लास्ट कहलाएगा। तो एग्जाम्पल की अगर बात की जाए कि स्टार्च को धारण करने वाले ल्यूकोप्लास्ट के एग्जाम्पल तो बता दीजिए, तो आप बोलेंगे सर आलू भूमिगत होता है, स्वीट पोटैटो वो भी भूमिगत होता है। अभी हमने बोला ना कि ल्यूकोप्लास्ट मेनली कहाँ पर मिलेगा, भूमिगत, भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड। जो जड़ें होती हैं वो हम आपकी क्या होती हैं, भूमिगत ही तो होती हैं, ठीक है। तो आपका जो आलू और जो स्वीट पोटैटो है वो क्या होगा, वो होगा आपका एमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल। बात करें अगर इलियोप्लास्ट की,
इलियोप्लास्ट दूसरे टाइप का ल्यूकोप्लास्ट होता है। ये क्या करता है, स्टोरेज करता है फैट और या ऑयल का। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है निम्न में से कौन सा ल्यूकोप्लास्ट या कौन सा लवक तेल या वसा का संचय करता है, इलियोप्लास्ट। एग्जाम्पल आप सोच लीजिए, प्लांट के अंदर ऐसे कोई एग्जाम्पल हैं जो तेल या फिर कुछ और आपको देते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मूंगफली से लेकर सरसों है, मस्टर्ड, कैस्टर है, अरंडी, ठीक है, तिल है, आपके तिल, ये एग्जाम्पल जो हैं वो किसके हैं, इलियोप्लास्ट के हैं। बात आती है एल्यूरोप्लास्ट की। एल्यूरोप्लास्ट का मतलब है ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो किसका स्टोरेज करते हैं, प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का संचय करते हैं। एग्जाम्पल सोयाबीन और पल्सेस दाल। नेक्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट नाम से आपको पता चल रहा होगा कि क्रोम के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था। क्रोम का मतलब होता है रंग या कलर, तो प्लास्ट का मतलब होता है धारण। मतलब ऐसे प्लास्टिड जो क्या काम करते हैं, रंगों का धारण करते हैं या रंग रखते हैं। इट इम्पोर्ट ऑल कलर एक्सेप्ट ग्रीन कलर्स। यह ग्रीन कलर के अलावा सारे के सारे रंग प्रदान करते हैं भाई। इट इम्पोर्ट ऑल कलर एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के अलावा सभी कलर आपको देंगे, क्योंकि ग्रीन कलर कौन देता है, क्लोरोप्लास्ट देता है। तो आपकी जो दुनिया है, जो रंग बिरंगी दुनिया है, रंगीन दुनिया है, आप इसमें जितने भी फ्लावर्स देखते हैं, जितने भी फूल देखते हैं, जितने भी फल देखते हैं, इन सब में जो रंग आपको दिखाई देते हैं, ये रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण आपको देखने को मिलते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है इनके कारण ये आपको रंग दिखाई देंगे। तो क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, जो फ्लावर्स, ये मान लीजिए फ्लावर्स हैं, इस तरीके के कुछ फ्लावर्स हैं, और इसमें जो ये पंखुड़ियां होती हैं, जैसे लाल है, नीली है, सफेद है, तो ये जो रंग है, ये रंग इन पेटल्स में, इन पंखुड़ियों में किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। अगर मान लीजिए ये आम है, आम का जो रंग है वो कैसा है, पीला है। पपीते का जो रंग है वो है ऑरेंज जैसा, ठीक है, नारंगी जैसा। इनफैक्ट नींबू का कलर होता है पीला। तो इन सब की बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति मतलब पेरिकार्प, जो फल है, फल की जो बाहर वाली जो भित्ति है, उसको क्या कहा जाता है, बाह्य फल भित्ति कहा जाता है। तो ये जो बाह्य फल भित्ति है, इसका जो रंग है वो भी किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो यहाँ पर जो पुष्पों की पंखुड़ी और फलों की बाह्य फल भित्ति इसकी किसके कारण होती है, रंगीन, आपके क्रोमोप्लास्ट के कारण होती है। जेंथोफिल गिव्स येलो कलर। एक जेंथोफिल जो है क्रोमोप्लास्ट का एक उदाहरण है। जेंथोफिल हमेशा कैसा कलर देता है, येलो कलर आपको देगा। जैसे मैं बोलूं नींबू है, ठीक है, या आम है, इन सब में क्या होते हैं, जेंथोफिल होते हैं। बात की जाए कैरोटीन गिव्स ऑरेंज कलर। जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन ऑरेंज कलर से लेकर रेड कलर तक की शेड देता है। बाकी डिपेंड करता है कैरोटीन के किस पर, कंसंट्रेशन पर। जैसे जैसे कैरोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, रंग और ज्यादा गहरा होता जाएगा। तो कैरोटीन ऑरेंज कलर देता है, नारंगी कलर देता है, ठीक है। रेड कलर ऑफ बीट रूट इज ड्यू टू विटामिन। आपसे पूछा जा सकता है कि चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो उसमें क्या होता है, एक वर्णक होता है बीटानिन, बीटानिन के कारण इसका लाल रंग होता है। येलो कलर ऑफ मैंगो इज ड्यू टू जेंथोफिल। जो मैंगो का येलो कलर है वो किसके कारण होता है, जेंथोफिल के कारण होता है। रेड कलर ऑफ कैरेट, बहुत बार पूछा गया है, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है, इसमें विटामिन ए मिलता है। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर बात की जाए, तो क्लोरोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड है जो कैसा कलर देते हैं, ग्रीन कलर देते हैं, हरा रंग देते हैं, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। इट इज ग्रीन कलर प्लास्टिड, यह हरे रंग का लवक है। इट इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेलिज, यह क्या होती है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। इसी को आप क्या बोलते हो, फोटोसिंथेसिस कहते हो। इट इज आल्सो नोन एज किचन ऑफ सेल, ये कोशिका का रसोई घर भी कहलाता है। क्या रीजन है इसका, क्योंकि ये कोशिका के लिए या प्लांट के लिए क्या बनाता है, भोजन बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये धूप के अंदर जल और कार्बन डाइऑक्साइड
की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। इसी प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस कहते हो। ठीक है, इस फोटोसिंथेसिस कुछ इस तरीके के आपने CO2 प्लस H2O, यहाँ पर C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, यहाँ पर 6 होता है। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, फोटोसिंथेसिस। ये कहाँ पर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है ये ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनाने के कारण इसको क्या कहा जाता है, किचन ऑफ सेल्स कहा जाता है। तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज 20-40 पर सेल। अगर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी होंगी, यहाँ पर नंबर ऑफ जो है पर सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में मैंने आपसे कहा था प्लास्टिड जो है वो क्या होता है, बाई मेम्ब्रेनस होता है, दोहरी झिल्ली होती है। तो ये कैसा है, बाई मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली है। ये कैसा है, दोहरी झिल्ली से ढका हुआ कोशिकांग है। अब इसमें दो टाइप की सिस्टम है, ये हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे कि इसमें कितने टाइप की सिस्टम मिलते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर एक मिलता है ग्रेना और दूसरा मिलता है स्ट्रोमा। ठीक है, ग्रेना में एक रिएक्शन होती है जिसको आप कहते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर इस चीज का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि लाइट रिएक्शन लाइट में होगी और डार्क रिएक्शन डार्क में होगी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस समझाऊंगा उस दौरान आपको पूरा डिटेल में अंदर समझाऊंगा कि ग्रेना में फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट लाइट रिएक्शन हो रहा है, स्ट्रोमा में जो डार्क रिएक्शन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है। आपको सिर्फ अभी ये पता करना है कि इसमें दो टाइप के सिस्टम चलते हैं, एक ग्रेना में एक स्ट्रोमा में। ग्रेना क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, देखिए आगे यहाँ पर ये दो झिल्लियां आपको देखने को मिल रही है, आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। ये बाहर वाली झिल्ली है, ये अंदर वाली झिल्ली है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो जगह है, इस जगह में एक फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, और अंदर एक गुहा आपको दिख रही है, ये पूरी गुहा। ठीक है, ये जो पूरी गुहा है इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप स्ट्रोमा। क्या कहते हैं आप इसको, स्ट्रोमा। तो जवाब मिल गया होगा आपको कि ये स्ट्रोमा क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में ये जो कैविटी दिख रही है, ये गुहा है, इसको कहते हैं आप स्ट्रोमा। क्लियर है, स्ट्रोमा के बाद आपने इसमें कुछ सिक्कों जैसे छल्ले जमे हुए हैं। क्लियर है, इस तरीके से ये बहुत सारे सिक्के की पूरी कुंडली आपको दिख रही है। ये जो है ये इस तरीके से, इसको आप कहते हैं ग्रेनम। इसको आप क्या कहते हैं, ये है ग्रेनम। ठीक है, आप क्लियर है, ये पूरा क्या कहलाता है, ग्रेना कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, ग्रेनम कहलाएगा। क्लियर है, और जो ये ग्रेनम है, जैसे मैं इसको एक अलग करके दिखा देता हूँ आपको, एक इस तरीके से, इस सिक्के को उठा के मैंने अलग रख लिया यहाँ पे। ये रखने के बाद अगर इसमें देखें तो ये खोखला होता है। ठीक है, इस खोखले के अंदर, इस खोखली संरचना में अंदर जो गुहा या कैविटी आपको देखने को मिलती है वो क्या है, ल्यूमन है। इसको क्या कहते हैं आप, ल्यूमन या गुहा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपर एक जो सिक्का, आप एक जैसी सिक्के जैसे स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रही है आपको, ये क्या कहलाती है, थाइलेकॉइड कहलाती है। क्या कहलाती है, थाइलेकॉइड कहलाती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रेना है, इनके अंदर चलता है क्या, लाइट रिएक्शन, और जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में क्या चलता है, डार्क रिएक्शन। सवाल एक बार यूपीएससी में क्या पूछा गया था, मान लीजिए ये आपकी क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे लिखा गया, बीच में लिख दिया ए। क्लियर है, और ए लिखने के बाद में यहाँ पर जो है ये सिक्के टाइप स्ट्रक्चर, इसके अंदर लिख दिया बी, और लिख दिया गया कि निम्न में से कौन से ए में या बी में जो रिएक्शन है वो मिलेगी। ठीक है, लिखा गया लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, या क्रैब साइकिल, या और भी बहुत सारे रिएक्शन का नाम, कोई भी रिएक्शन का नाम दे सकता है। ठीक है, तो ए का मतलब किसकी बात हो रही है, ए का मतलब बात हो रही है स्ट्रोमा की, और बी का मतलब बात हो रही है ग्रेना की। तो ए का मतलब ए में कौन सी रिएक्शन चलती है, डार्क रिएक्शन, और ग्रेना में कौन सी रिएक्शन चलती है, लाइट रिएक्शन। तो ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे जब फोटोसिंथेसिस समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात की जाए, सम टोटल ऑफ ऑल प्लास्टिड प्रेजेंट इन वन सेल इज कॉल्ड प्लास्टिडोम। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये कोशिका है, इस कोशिका में ये केंद्रक है, और इसमें बहुत सारे क्या हैं आपके क्लोरोप्लास्ट हैं। मैंने कहा कि वापस सुनिए, ये कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक में खूब सारे क्या है, प्लास्टिड है।
अगर इन सारे एक कोशिका के सारे प्लास्टिड को अगर मैं इकट्ठा करके एक नाम देना चाहूं तो वो नाम क्या होगा, वो होगा नाम प्लास्टिडोम। क्या होगा, एक कोशिका में सभी लवकों का उपस्थित होना क्या कहलाता है, प्लास्टिडोम कहलाता है। अब इसके काम की अगर बात की जाए तो ये हरा रंग प्रदान करता है पादपों को। पहला काम क्लोरोप्लास्ट का क्या हुआ कि ये हरा रंग प्रदान करता है किसको, प्लांट्स को। अगर बात की जाए सेकंड और प्राइमरी काम की, जो प्राइमरी इसका फंक्शन है वो फंक्शन है, मेन फंक्शन ऑफ प्लास्टिड इज फोटोसिंथेसिस। लवक का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना है। मैंने अभी इक्वेशन बताई थी, एक बार फिर आपके सामने इक्वेशन है कि कार्बन डाई की उपस्थिति में जल, और यहाँ पर क्या है, सनलाइट, यहाँ पर सूरज से सनलाइट आ रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, शुगर बनेगा, ये है आपका ग्लूकोज। और साथ में ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन जो प्लांट रिलीज करते हैं वातावरण में, वातावरण को शुद्ध करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेना और आपका ऑक्सीजन छोड़ना, इसी रिएक्शन के थ्रू होता है। ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और यहाँ पर ऑक्सीजन छोड़ दी है। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, गोल्जी बॉडी की जो खोज है वो की गई थी कैमेलियो गोल्जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई, कैमेलियो गोल्जी के द्वारा। तो कैमेलियो गोल्जी के नाम पे ही इनका क्या नाम रखा गया, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। गोल्जी उपकरण भी इसको कहते हैं। ये गोल्जी अपरेटस आपने दिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ नाम, तो ये गोल्जी उपकरण नाम भी यहाँ पर दिया जा सकता है। ठीक है, अदर नेम इसके बहुत सारे हैं, इडियो नेम भी कहते हैं, पॉलिसमैन ऑफ सेल भी किसको कहा जाता है, और लिपोकॉन्ड्रिया भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है इन प्लांट सेल गोल्जी बॉडी इज आल्सो नोन एज डिक्टियोसोम। अगर बात की जाए प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में मिलने वाला जो गोल्जी बॉडी है, इस प्लांट सेल में मिलने वाले गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। सवाल पूछा गया था कि प्लांट सेल के अंदर पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, तो डिक्टियोसोम के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। अब बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। देखिए, चार पांच कुछ ऐसे आपके सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। उस सिस्टम को कहा जाता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज मिलकर बनाते हैं, कौन कौन से कोशिकांग मिलकर बनाते हैं। तो सबसे पहला, जैसे मान लीजिए कोशिका है, कोशिका में सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लस आपका गोल्जी बॉडी, प्लस आपका ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और तीसरा आपका लाइसोसोम। ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये सब आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। किस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये थोड़ा सा डिटेल या थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाएगा, लेकिन ये आपस में अपने कामों के हिसाब से भी जुड़े हुए रहते हैं। एक दूसरे के कार्य की आपस में सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, आपस में हेल्प भी करते हैं ये काम करने के अंदर, फंक्शनिंग में जो है, और कुछ एक जैसे से गुण भी दिखाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एक खुद का एक अलग से एक सिस्टम बना हुआ है, इन्होंने खुद का अलग से कुनबा, एक फैमिली बनाई हुई है, उस फैमिली का नाम है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है आपका, देखिए ये लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी की बात अगर बात की जाए, गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। गोल्जी बॉडी। अगर बात की जाए, गोल्जी बॉडी इज एब्सेंट इन ह्यूमन आरबीसी आल्सो। आपकी जो ह्यूमन आरबीसी है, इस आरबीसी में भी क्या होता है, गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडी इज एब्सेंट इन सीव ट्यूब्स, चालनी कोशिकाएं। ये मैं बताऊंगा आगे कि चालनी कोशिकाएं क्या होती है, आरबीसी क्या होती है, ये सब आएगा आगे। ठीक है, तो चालनी कोशिकाएं पादप के अंदर होती हैं, प्लांट सेल के अंदर होती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा गाइस, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने नाम सुना होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या काम करता है, जाइलम काम करता है जड़ों से पत्तियों तक या जड़ों से पादपों के विभिन्न भागों तक जल का परिवहन करता है। ठीक है, द कंडक्शन ऑफ वाटर।
और फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम काम करता है जो कंडक्शन ऑफ फूड, मतलब भोजन का परिवहन। क्लियर है? तो वहां पर आपको जाइलम फ्लोएम के बीच देखने को मिलती है एक कोशिका जिसका नाम होता है सीव ट्यूब्स या चालनी नलिका। ये चालनी नलिका क्या काम करती है? कंडक्शन का काम करती है भोजन और जल के। ठीक है, जो काम हमारे अंदर आरबीसी करती है वही काम यहाँ पर कौन करता है? वो काम करता है आपकी सीव ट्यूब्स। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा ये टॉपिक आपको। उसके बाद इसके अलावा और कहां पर नहीं मिलता गोल्जी बॉडी? एब्सेंट इन फंजाई। सवाल पूछा गया कि गोल्जी बॉडी एब्सेंट इन, पहला आरबीसी, या आपसे पूछा गया था, ठीक है, ये सवाल एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ये सवाल के अंदर लिखा है आरबीसी, आरबीसी के साथ यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका, और तीसरा जैसे आपने फंगल सेल। ठीक है, दूसरे में लिखा आरबीसी, यूकैरियोटिक कोशिका, और तीसरा कुछ और। इस तरीके से ग्रुप बनाया हुआ था। ठीक है, और ग्रुप में आपसे सही जवाब पूछा था। बहुत सारे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे उनका सवाल गलत था। ठीक है, जो जवाब था उनका गलत था क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा हुआ ही नहीं है कभी कि गोल्जी बॉडी नॉर्मल आपको बुक्स में कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि इस जगह पर ये गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर एब्सेंट होगा मैं ओवरऑल लिख रहा हूँ। एक तो आपकी आरबीसी में, आरबीसी के अलावा आपकी सीव ट्यूब्स चालनी नलिका में, इसके अलावा आपकी फंगल या कवकों के अंदर, और यहाँ पर देखिए आपका प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका साथ में प्रोकैरियोटिक सेल। तो चार टाइप के यहाँ पर पॉइंट आपको देखने के मिल रहे हैं जहां पर आपको गोल्जी बॉडी एब्सेंट मिलेगा। अब बात करते हैं आपके जो गोल्जी बॉडी किस किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो गोल्जी बॉडी बनी होती है सिस्टर्नी, पुटिका और नलिका। ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्या चीजें होती हैं। ट्यूबुल्स होती है कुछ ऐसी नलिका जैसी स्ट्रक्चर। ठीक है, नलिका। पुटिका होती है आपकी इस तरीके से गोल गोल वेसाइकल्स, थैली जैसी स्ट्रक्चर जो पैकेजिंग के काम आती है। और सिस्टर्नी होती है बड़ी नलिका जैसी स्ट्रक्चर इस तरीके से। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी को आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से गोल्जी बॉडी आपको नजर आएंगे, बड़ी बड़ी नलिका साथ में कुछ इस तरीके का नजर आता है। तो ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और ट्यूबल्स। इसके बाद फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, देखिए अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन इसके, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है फंक्शन का इसके, कि गोल्जी बॉडी के कितने फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन, ये मान लीजिए आपकी कोई भी सेल है, सेल में ये आपका है केंद्रक, और केंद्र केंद्रक के पास मैंने यहाँ पर ये बना दिया आपका छोटा सा राइबोसोम। ये मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ध्यान से सुनना, राइबोसोम का काम मैंने आपसे बताया था प्रोटीन बनाना। इस राइबोसोम ने क्या किया, यहाँ पर क्या बना दी, ये राइबोसोम जो है, ये राइबोसोम इसने यहाँ पर ये प्रोटीन बना दी। क्लियर है, प्रोटीन बना दी, और ये है दूसरी सेल। अब जरूरी तो नहीं है ये प्रोटीन जो यहाँ पर बनी है ये प्रोटीन इसी कोशिका में यूज हो सकता है इस प्रोटीन का जो उपयोग है कहीं और होने वाला हो। क्लियर है, दूसरे कोशिका में। तो अब क्या होगा, इस प्रोटीन को, ये जो प्रोटीन हमने यहाँ पर बनाई है, इस प्रोटीन को हमको पहुंचाना है कोशिका से बाहर। और कोशिका से बाहर पहुंचाने का काम जो है वो कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी के पास तीन टाइप की कोशिकाएं होती हैं, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और आपकी ट्यूबल्स जो है, ये ट्यूबल्स नली जैसी स्ट्रक्चर। क्लियर है, तो इस क्या काम करता है, गोल्जी बॉडी बोलता है चलो मैं यहाँ पर आपकी जो प्रोटीन है उसको क्या कर दूंगा, ट्रांसपोर्ट कर दूंगा बाहर। और ट्रांसपोर्ट कैसे करूंगा, मेरे पास थैलियां हैं, थैली में, इस थैली में आपका ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन डालिए इस थैली में, और इस थैली को मैं पैक कर देता हूं, जिसको आप क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स। मैंने बोला था अभी पैकेजिंग का काम करती है। ठीक है, तो ये थैली पैक यहाँ से होती है, ये थैली पैक हो गई, इसमें ये प्रोटीन है और इसको बाहर पहुंचा दिया जाता है। ये काम सिर्फ प्रोटीन के लिए ही नहीं होता, लिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जितने भी कोशिका के उत्पाद हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेल प्रोडक्ट्स टू आउटसाइड द सेल, कोशिकीय पदार्थों को कोशिका के बाहर परिवहित करना। ठीक है, तो जितने भी सेल प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे प्रोटीन है, चाहे वो ग्लाइकोप्रोटीन है, चाहे लिपिड है, चाहे हार्मोन है, चाहे एंजाइम है,
सबको पैक करके कोशिका से बाहर पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। नेक्स्ट जो काम है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। सवाल पूछा गया ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप स्टार मार्क कर सकते हैं, तीसरा पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने शुक्राणु की संरचना देखी होगी बुक्स के अंदर, और आप जानते भी होंगे शुक्राणु किस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है शुक्राणु की। शुक्राणु में आगे का जो पार्ट होता है वो इस तरीके का तीखा पार्ट होता है, हेड पार्ट। ये है इसका हेड पार्ट, क्लियर है? ये इसका है ट्रंक, धड़, और ये लास्ट में है इसकी टेल। ये है इसका हेड पार्ट। ठीक है, इस हेड पार्ट में बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं। ये एंजाइम्स क्या काम आते हैं मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन बस मैं भी आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि ये जो स्पर्म है, स्पर्म का जो अगला जो पार्ट है, हेड पार्ट, इसको कहा जाता है एक्रोसोम। क्या कहा जाता है? एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। तो देखिए यहां पर लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, हेड पार्ट ऑफ स्पर्म क्या कहलाता है? एक्रोसोम। तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ हेमिसेल्यूलोज। याद कीजिए हेमिसेल्यूलोज का मतलब मैंने आपको बोला था सेल वॉल, कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है? सेल्यूलोज करता है, प्लस हेमिसेल्यूलोज करता है। और उस टाइम पे मैंने नोट डाल के लिखवाया था नीचे कि सेल्यूलोज के अलावा जो हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन होते हैं उनका निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाता है। याद कीजिए, पिछले प्रीवियस ईयर के प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप जाके देख सकते हैं, स्लाइड में आपको नजर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट इन प्लांट सेल। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय कोशिका जब अलग हो रही होती है तो यहाँ पर बीच में एक पट्टी बनती है। ये हम सेल साइकिल में पढ़ने वाले हैं, जस्ट आगे जो एक दो वीडियोस आने वाले हैं सेल साइकिल के, उसमें हम बताएंगे आपको कि प्लांट सेल में सेल प्लेट कैसे बनती है। लेकिन अभी सिर्फ ये याद कीजिए कि सेल प्लेट जो बनी है, कोशिका पट्टी जो बनी है, ये कोशिका पट्टी जो बन गई, ये कोशिका पट्टी का निर्माण कौन करता है? ये निर्माण करता है गोल्जी बॉडी। तो आपको इतना समझ में आया होगा। टोटल एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ। पहला कि कोशिका से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर फेंकना, दूसरा ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करना, तीसरा शुक्राणु के अग्रभाग या एक्रोसोम का निर्माण करना, तो तीसरा है हेमिसेल्यूलोज का निर्माण करना, और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है हमारा, लाइसोसोम का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा। जब लाइसोसोम मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि लाइसोसोम किसके द्वारा बने होते हैं? गोल्जी बॉडी के द्वारा बने होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट इन प्लांट सेल। ठीक है, तो जो सेल, जब आपकी प्लांट सेल डिवाइड हो रही होती है, कोशिका विभाजन हो रहा होता है, तो विभाजन के लिए बीच में पट्टी बनती है, उस पट्टी को आप क्या कहते हो? सेल प्लेट। और उसका निर्माण कौन करता है? उसका निर्माण किया जाता है आपके गोल्जी बॉडी द्वारा। ठीक है, तो ये जो चीजें थी आपकी, ये आज का जो लेक्चर था हमारा, इतना ही लेक्चर है, क्लियर है? इसके बाद अगर बात की जाए, तो गोल्जी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो फंक्शंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं टोटल। ठीक है, फंक्शंस यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्जी बॉडी के फंक्शंस आपको याद रखने हैं। गोल्जी बॉडी का कोई भी फंक्शन आपको नहीं छोड़ना है यहाँ पर। गोल्जी बॉडी के बाद में हम बात करने वाले हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम जो है इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का पूरा प्रैक्टिस सेट में लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, बाद आपके कुछ सेल ऑर्गेनेलिज यहाँ पे बचे हुए हैं। सेल ऑर्गेनेलिज, एक दो सेल ऑर्गेनेलिज हैं छोटे छोटे से, उनके बाद जस्ट पूरे 1 घंटे हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है,
और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आपका जो बेल बटन है, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट सूचना कि आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप मेरे नाम के कोड दिलीप 10 को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। दिलीप 10 के कोड को अप्लाई करने के बाद आपको इंस्टेंट यहाँ पर 10% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और अनअकैडमी आपके लिए लाई है यहाँ पर जो है इंस्टॉलमेंट की सुविधा यहाँ पर लेकर आई है। अब आप जो अनअकैडमी का जो भी सब्सक्रिप्शन है, पूरे पेमेंट जैसे 7,000 का अगर पेमेंट है तो उसको इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सुविधा आपके लिए बहुत अच्छी है। थैंक यू गाइस।